उत्तराधिकारी के रूप में हमारी बहन जी ही ज़िम्मेदार हैं, कोई और नहीं। तुम शेड्यूल कास्ट को नहीं समझते हो। 2 बार शेड्यूल कास्ट कहा, फिर तीसरी बार चमार से कहना शुरू कर दिया। चमार बड़े बदमाश होते हैं, तुम उनको नहीं समझते हो, मैं इनको जानती हूँ। मैं मुख्यमंत्री बनूँगी, प्रमोशन में आरक्षण बहाल नहीं करूँगी, इसलिए इनसे दूरी बनाओ। और दूरी नहीं बनाओगे, तुम्हारा कुर्ता फाड़ेंगे सिफारिश कराने के लिए। मैं इस बात को मानने वाली नहीं हूँ। वो बीजेपी में जाना मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। बहन जी की आँख खुल जाए, बहन जी बाबा साहब के मिशन पर फिर चल दें, मनोहर काशीराम के विचारों पर फिर चल दें, लोगों में विश्वास पैदा करें, तो स्वाभाविक रूप से ये बात संभव हो। काशीराम साहब कहा करते थे कि राजनीतिक चाबी वो चाबी है जो हर ताले को खोलती है। वर्तमान समय में आपको लगता है कि काशीराम साहब ने जो सपना देखा था, आपने यहाँ 6743 जाति यानी बहुजन समाज की बात की, शूद्रों की बात की, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की बात की। क्या जो सपना कभी काशीराम साहब ने देखा था और जिस सपने के आधार पर उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश के बाहर भी बहुजन समाज के लोगों का राजनीति में दखल हुआ, उसी विचारधारा का। तो वो जो सपना था काशीराम साहब का और आप खुद कहते हैं कि मैं काशीराम साहब की पाठशाला का एक सिपाही हूँ। तो ऐसे में लग रहा है कि जो आपके गुरु रहे काशीराम साहब, उनका सपना बिखर रहा है या आप जैसे लोग उसको सँभाल पाओगे? स्वाभाविक रूप से मनोहर कांशीराम साहब जी ने इस देश में जो त्याग, संघर्ष और मनोयोग के साथ हमारे सामाजिक क्रांति के महापुरुषों की थाती और विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ाया और पूरे बहुजन समाज को, जो कभी शासक था, यथास्थित बात का शिकार होकर के शोषित बना, उसको फिर से सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने का प्रयास किया, सफलता भी पाई। और उसी का नतीजा था कि बहुजन समाज पार्टी के रूप में पूरे देश में उन्होंने एक बड़ी ताकत खड़ी की और उसी बड़ी ताकत का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनने का अवसर मिला। देश के अन्य प्रदेशों में भी बहुजन समाज की एक हनक और धमक दिखाई पड़ी। लेकिन इत्तेफाक है कि हमें तो अपने घर में आग लगाने वाले कोई गैर नहीं मिले। जिस पर मनोहर कांशीराम साहब ने सबसे ज़्यादा विश्वास किया और भरोसा जताया कि मेरी विरासत को आगे बढ़ाने में फला नेता सक्षम है और जीते जी अपना उत्तराधिकारी बना करके इस कारवां को आगे बढ़ाने का रास्ता भी प्रशस्त किया। उन्होंने ही मनोहर कांशीराम के सपनों का कत्लेआम कर दिया। मनोहर कांशीराम की इस विरासत, थाती और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को चकनाचूर कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से आज बहुजन समाज हतप्रभ है। लेकिन यह भी सही है कि कभी-कभी परिस्थितियां नेता पैदा करती हैं और कभी-कभी नेता परिस्थितियां पैदा करता है। तो स्वाभाविक रूप से आज भी मनोहर कांशीराम जी के चाहने वाले लाखों और करोड़ों में आज भी हैं। उनके सपने को अनायास खत्म नहीं होने देंगे और जल्दी वो परिस्थितियां भी आएंगी जब मनोहर कांशीराम के तमाम चाहने वाले लोग फिर से एकजुट होंगे, एक जगह खड़े होंगे। और जैसा कि हमने कहा, कभी-कभी परिस्थितियां नेता पैदा करती हैं, कभी-कभी नेता परिस्थितियां पैदा करता है। तो या तो परिस्थितियां नेता पैदा कर देगी या नेता परिस्थिति पैदा कर देगा, लेकिन वो परिस्थितियां आएंगी। मनोहर कांशीराम जी का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन आगे बढ़ेगा। आपका जिधर इशारा है, आपने कहा कि कभी-कभी नेता जो है वो परिस्थितियाँ पैदा कर देता है। तो आप समझते हैं कि वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, अगर बहुजन समाज की एकाकी टूटी है,
बहुजन समाज बिखराव की ओर है और उनसे भी हमने बात की। उनका भी अक्सर ये कहना है कि जब एक-एक करके तमाम लोग मुझे छोड़ कर के जाने लगे और मतलब एक स्थिति ऐसी आ गई कि हम अकेले रह गए, तो पार्टी को भी सँभालना था, मूवमेंट को भी सँभालना था, समाज को भी पिटने और छितने से रोड पे बचाना था। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते? तो उनका तो खुद का आरोप है आप जैसे लोगों पर कि आप लोग पार्टी छोड़ कर के उस समय देखिए, चले गए, मानवर साहब की डेथ के बाद में जब सारा वज़न उनके कंधों पे था। मानवर कांशीराम साहब जी के निर्वाण के बाद सभी बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मनोयोग के साथ काम किया था और उसी का परिणाम था कि 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और जब बहुजन समाज के सभी नेता बहन जी के पास थे, तो बहन जी पर उँगली उठाने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती थी। बहन जी के कारनामों से बहुजन समाज के सभी वो मिशनरी कार्यकर्ता जो कभी मानवर कांशीराम की उँगली पकड़ के चले थे या मानवर कांशीराम के उत्तराधिकारी के रूप में बहन जी को अपना नेता मान करके कदम आगे बढ़ाए थे। जब ये देखा कि अब हमारी नेता वो नेता नहीं रही जो कभी आयरन लेडी कही जाती थी, जो कभी मानवर कांशीराम के उत्तराधिकारी के रूप में एक अपनी हैसियत रखती थी, जो बहुजन समाज पार्टी कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन सोच पर आधारित थी, बनी हुई थी, उसी बहुजन समाज पार्टी की नेता या मानवर कांशीराम के उत्तराधिकारी के रूप में बाबा साहब के मिशन से किनारा कर लेना, मानवर कांशीराम के विचारों को ठेंगा दिखा देना और साथ ही साथ यथातथवाद के चंगुल में फंसकर यथातथवाद के रास्ते पर चलना अपने आप को इस बात को इंगित करता है कि आज जो भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो उत्तराधिकारी के रूप में हमारी बहन जी ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। चलिए सर, एक सवाल और है और आपने बड़े स्पष्ट रूप से कई सवालों का जवाब दिया। मैं जितना बहुजन समाज की राजनीति को समझता हूँ, ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी को, तमाम बड़े नेताओं को निकाला गया पार्टी से। कई बार मतलब मिला भी नहीं गया, जब लोग परेशान हो गए तो बाद में एक नोटिस, एक ट्वीट कर दिया गया कि फलाँ नेता को पार्टी से गलत गतिविधियों पर बाहर कर दिया है। एक अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे हैं जो पार्टी को छोड़ कर के आए। तो क्या कारण रहा था कि आपने पार्टी को छोड़ दिया, उस मूवमेंट को छोड़ दिया, उस सपने को छोड़ दिया, जो सपना खुद कभी आपने आँखों में सजाया था और आप चाहते थे कि इस बहुजन समाज का राज इस मुल्क पर हो। आप जैसे योद्धा मान्यवर साहब काशीराम के बाद में उस घर को छोड़ कर के चले आए, जो घर आपने खुद अपने हाथों से तैयार किया। बेशक आपका सवाल बहुत ही गंभीर है और इसका मैं उत्तर भी दूंगा, क्योंकि वर्ष 2016 दिनांक 16 अप्रैल जब सुश्री बहन मायावती जी ने मुझसे स्वयं कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा दलित समाज या पिछड़ा समाज का कोई भी सामाजिक मंच हो, उसके माध्यम से यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, मानव कांशीराम की जयंती मनाई जाती है, तो उस कार्यक्रम में नहीं जाना है। मैंने उसका उत्तर दिया कि आपने ही ऐसे कार्यक्रमों में पहले भेजने की शुरुआत की थी और सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती लखनऊ में महीने भर मनाई जाती है। समापन पर एक बार दो बार बहन जी गई, उसके बाद स्वयं मुझे भेजा करती थी। मैं नहीं रहता तो कभी कभी नसीमुद्दीन साहब जाते थे। यहाँ तक कि आगरा में बहुत बड़ा भीमनगरी महोत्सव होता है, मैं स्वयं उसमें 3-4 बार गया, एक बार बहन जी गई, 2 बार। बाद में ऐसे कार्यक्रमों में जाने पर प्रतिबंध लगाना इस बात को कहीं न कहीं इंगित करता है कि जो बाबा साहब के मिशन पर बनी पार्टी हो और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन सोच पर बहुजन समाज पार्टी बनी हो, उन ऐसे महापुरुषों की जयंती में ना जाने का फरमान सुनाना, ये हम किसी रूप में औचित्य इसका नहीं मानते थे। और यहाँ तक कि हम किसी मंच पर जाएं, नारा वहाँ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद का लगता था, सुश्री बहन मायावती जिंदाबाद का नारा लगता था, बाबा साहब अमर रहें, मानवर कांशीराम अमर रहें का नारा लगता था। ऐसी परिस्थितियों में भी
किसी भी सामाजिक मंच पर, दलित का मंच हो, पिछड़ों का मंच हो, अगर वहाँ पर अम्बेडकर जयंती होती थी, कांशीराम साहब की जयंती होती थी, तो वहाँ पर तो हम बहुजन समाज के विचारों को ही रखते थे। हमारी नेता का ही जिंदाबाद लगता था, हमारे महापुरुषों के लिए नारा लगता था, यहाँ तक कि पार्टी का नाम लेकर के जिंदाबाद करना लगता था। तो वहाँ पर जाने से रोकना कहीं न कहीं बहन जी की बदली हुई सोच को दर्शाता था। यही नहीं, वहाँ तो ये उन्होंने तो ये भी कहा कि आप बुद्ध जयंती में पहुँच जाते हो, बुद्ध जयंती में भी मत जाना। यहाँ तक कि जब मैंने इस बात का हवाला दिया कि बहन जी, बाबा साहब के मिशन पर बीएसपी बनी हुई है, मानवर कांशी राम ने बाबा साहब के इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, और बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की थाती विरासत है। आप भी खुद पहले जाती थी, हमें भी भेजती थी। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि इन कार्यक्रमों में ना जाएं? एक चीज। दूसरी चीज, बुद्ध की जयंती कौन मनाएगा? यथार्थवादी लोग नहीं मनाएंगे, वो बाबा साहब के मानने वाले ही लोग मनाएंगे, मानवर काशीराम के मानने वाले ही लोग मनाएंगे, बसपा के लोग ही मनाएंगे। और उन्हीं विचारों को हमारे महापुरुषों ने अपने सामाजिक लड़ाई का आधार बनाया, तो बुद्ध की जयंती में ना जाए, ये भी बात समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आप कह रही हैं तो मैं इस पर चिंतन मंथन करूंगा कि हम इसको, आपके निर्देश को इम्प्लीमेंट कैसे करें। कल मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, एक कार्यक्रम है, करके आता हूं, तो मैं इस आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की कोशिश करूंगा। फिर पूछा कार्यक्रम क्या है? हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य जयंती। कहा अब आप अपने सामाजिक मंच पर ही मत जाना। और उससे बड़ी बात उन्होंने कहा कि तुम शेड्यूल कास्ट के लोगों का बहुत काम करते हो, तुम शेड्यूल कास्ट को नहीं समझते हो। 2 बार शेड्यूल कास्ट कहा, फिर तीसरी बार चमार से कहना शुरू कर दिया। चमार बड़े बदमाश होते हैं, तुम उनको नहीं समझते हो, मैं इनको जानती हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, प्रमोशन में आरक्षण बहाल नहीं करूंगी, इसलिए इनसे दूरी बनाओ, और दूरी नहीं बनाओगे तुम्हारा कुर्ता फाड़ेंगे सिफारिश कराने के लिए। मैं इस बात को मानने वाली नहीं हूँ। तो मैंने कहा बहन जी, मैं ये दूरी इसलिए नहीं बना सकता कि वो बीएसपी का बैकबोन है। बीएसपी बनाने के लिए सबसे पहले उसी ने गाली खाई है, उसी के घर उजाड़े गए, उसी की झोपड़ियों में आग लगाए गए, उसके साथ मारपीट की गई, उसे प्रताड़ित किया गया, उसे अपमानित किया गया। और आज जब अच्छे दिन आए हैं तो हम उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इस मेरे स्टैंड को देखते हुए उन्होंने हल्के मूड में कहा, अरे मैं डंडा मार के भगाने की थोड़ी बात कर रही हूँ, उनका सम्मान करो लेकिन उनका काम मत करो। तो ये सब सोच और महापुरुषों की जयंती में जाने से रोक लगाना, हमने सोचा कि बहन जी अब वो बाबा साहब के मिशन की नेता नहीं है, मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन और उनके सपनों के उत्तराधिकारी के रूप में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए, अब उस रोल में नहीं है। तो अंत में मैंने कहा कि बहन जी, आप जिनसे अलग होने की बात कर रही हैं, मैं उनसे अलग भी नहीं हो सकता हूँ, और जिन महापुरुषों की जयंती में जाने से रोक रही हैं, मैं वहाँ अपने को जाने से मना भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, तो कुछ सोच समझ के आप कर रही होंगी, इसलिए मैं इसको पूरी तरीके से लागू करने का विचार अवश्य करूँगा। और जब उन्होंने कह दिया कि आप दलितों के मंच पे नहीं जाना, पिछड़ों के मंच पे नहीं जाना, यहाँ तक कि अपने सामाजिक मंचों पर भी नहीं जाना, तो मैंने ये इतना ही कहा कि मैं किसी मंदिर का पुजारी और पंडा नहीं हूँ कि मंदिर में बैठ करके मैं शंख बजाऊंगा, घड़ी घंटा बजाऊंगा। आखिर कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, निर्देश क्यों? तो उन्होंने कहा, अरे भाई चुनाव नजदीक आ रहा है, ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। ये मेरे वहां से हटने के निर्णय का आधार बना। बात 16 अप्रैल की है, वर्ष 2016 की है, और उसी दिन बहन जी की बात सुनकर के मैंने अंदर अंदर निर्णय लिया कि इस बदले हुए परिवेश में हमें भी अपने निर्णय को बदलने की आवश्यकता है। बहन जी के साथ रह करके हम बाबा साहब के मिशन विरोधी काम नहीं कर सकते हैं, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के विपरीत आचरण नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूं उनको मैं साथ छोड़ नहीं सकता हूं, इसलिए मैं अपने आइडियोलॉजी पर चलता रहूं, हमें कोई रोकने वाला न हो,
इसीलिए उचित अवसर पर मैंने उसकी घोषणा की कि मैं बहुजन समाज पार्टी से बहुजन समाज पार्टी की अपनी राजनीति से सुश्री बहन मायावती जी को बर्खास्त करता हूँ। जी। हाँ, ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ी थी कि मैं अपनी राजनीति से उनको बर्खास्त करता हूँ। सर एक सवाल है उसके बाद में हम इसको कंप्लीट करेंगे इंटरव्यू को। उस जो आरोप या जो बातें अभी आपने बताई, उसके बाद में फिर बीजेपी में चले जाना। तो फिर तो कहीं न कहीं वो जो पार्टी जो पूरी हिंदूवाद की पोषक हो, जो पार्टी फूले अम्बेडकर आंदोलन की विरोधी हो, जो पार्टी संविधान को मतलब ताक पे रख के बात करती हो, तो फिर आपने ये कैसे तय कर लिया कि मैं बीजेपी में चला जाऊँगा तो वहाँ पर जाकर के मैं फूले अम्बेडकरी विचार पर काम कर सकता हूँ? ये सही है, वो बीजेपी में जाना मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। लेकिन इसके बावजूद जो काम करने से बीएसपी में तत्कालीन नेता हमें रोका करती थी, वही काम यानी बाबा साहब के मिशन और मानव काशीराम के विचारों पर बीजेपी में रह के मैं काम किया हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं मिला। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मैंने देखा कि बीजेपी के लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और काम करते हैं सबका बारी-बारी से गला घोंटने का, आरक्षण खत्म करने का, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण खत्म करने की जब उनकी बात स्पष्ट रूप से बाहर दिखाई पड़ने लगी, तो स्वाभाविक रूप से ना केवल मैंने उसका प्रतिकार किया, विरोध भी किया और उनके इस बदनमे चेहरे को जनता के बीच में उजागर भी किया, कैबिनेट मंत्री का पद भी छोड़ा। तो हमने कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा अपने उसी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए। उन्हीं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जिसके लिए मैं बीएसपी में रह के लड़ाई लड़ता था, उन्हीं के आरक्षण पर जब डकैती पड़ने लगी, आरक्षण पर डकैती पड़ने लगी, उनके हकों पर डकैती पड़ने लगी और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का गला घोंटने जाने लगा, तो मैं ही वो व्यक्ति था जो बीजेपी को लात मार करके अपना रास्ता नया तय किया। सर अभी भी कहीं न कहीं आरोप तो लोग दबी ज़बान में लगाए रहे हैं कि मौर्य जी ने तो अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन बेटी तो अभी भी जो है वो सांसद बीजेपी की हैं, तो रात को तो बाप-बेटी दोनों एक ही साथ खाना खाते होंगे, एक ही टेबल पर बैठ कर के। तो एक बीजेपी की सांसद और एक फूले अम्बेडकरी आंदोलन का योद्धा, तो ऐसे में कैसे पटती होगी एक ही घर में? देखिए, आपने देखा होगा कि बीजेपी में रह कर के पूरे देश में इकलौती वो सांसद थी, जिसने जातिवार जनगणना पर बोला था। वो इकलौती सांसद थी, जब पूरे पार्लियामेंट में सांसद शपथ लेने वाले लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो इकलौती सांसद थी, जिसने नमो बुद्धाय बोला था। वो इकलौती सांसद थी, जिसने ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की थी। तो वो इकलौती सांसद है जो बीजेपी में रह कर के आज भी बीएसपी की बात को मजबूती से रखती है। इसलिए आप उसे अलग नहीं कह सकते। जब विचारधारा हमारा लीड हो रहा है और 32 दांत के बीच में रह करके वो बेखौफ होकर के अपनी बात को पुरजोर मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रख रही है, तो बात तो आपकी कर ही रही है। चलिए सर आखिरी सवाल ये है कि अगर इन फ्यूचर बहन जी ये कहें कि नहीं भई जितने मान्यवर साहब काशीराम के चेले हैं और तमाम जो विभिन्न-विभिन्न पार्टियों में या भिन्न-भिन्न संगठन चला रहे हैं या घर बैठ गए हैं, वो तमाम लोग आएँ और हम सब लोग फिर एक नई ताकत के साथ मिल कर के और फूले अम्बेडकर ये आंदोलन को आगे बढ़ाएँगे, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जाने के बारे में विचार करेंगे? पहले बात तो बहन जी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। कई ऐसे लोग हैं जिनको बहन जी ने लिया और बाहर किया। दद्दू प्रसाद जी पूर्व कैबिनेट मंत्री इसके जीते जागते नमूने हैं। उनको पहली बार बीएसपी से बाहर किया गया। फिर कुछ साल बाद बीएसपी में वापस गए। फिर बीएसपी से बाहर किया गया। फिर बीएसपी में गए। फिर बीएसपी से बहन जी ने बाहर किया। तो बहन जी का जो लोग करैक्टर जानते हैं, वो बहन जी पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए सब कुछ गँवाने के बाद बहन जी की आँख खुल जाए, बहन जी बाबा साहब के मिशन पर फिर चल दें, मनोहर काशीराम के विचारों पर फिर चल दें,
लोगों में विश्वास पैदा करें, तो स्वाभाविक रूप से ये बात संभव हो सकती है। अन्यथा बहन जी की विश्वसनीयता जिस तरीके से खत्म हुई है, बहन जी की किसी भी पाला बदलने या बात करने पर लोग यकीन नहीं कर सकते। तो आप ये कह रहे हैं अगर बहन जी अपनी विश्वसनीयता बना लेती हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा जॉइन कर सकते हैं। तो सभी नई खेप तैयार हो जाएगी, पुराने लोग भी आ सकते हैं, लेकिन पहले वो विश्वसनीयता हासिल तो करें। तो आप थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वर्तमान में एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लंबी बातचीत हुई और मैंने भी डरते-डरते कुछ एक सवाल उनसे पूछे और वो इसलिए पूछे कि हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है, हमारे गुरु भी हैं और वर्तमान समय में जिस मुखरता के साथ में वो देश भर में चार आमाड़ की चौपाई हो, चाहे और बहुत सारे मुद्दे हों, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के, उन पर मुखर होकर के बोलते हैं। तो हमें लगता है कि उनसे बात की जानी चाहिए थी, तो हमने बात की है। तमाम सवालों का उन्होंने बड़े बेखौफ होकर के और जवाब दिया और बड़ी बात यही है कि क्या वर्तमान समय में जैसे मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कहा कि जब इस देश को एक रंग में रंगने के, एक मनुस्मृति से चलाने की और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हो, तो ये जो काशीराम साहब के जो देश भर में मुट्ठी भर चेले घूम रहे हैं, क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं बन जाती है कि एक मंच पर आकर के ये इसको रोक सकते हैं क्योंकि एक अम्बेडकरवाद और फूलेवाद ही है जो इनको रोक सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमें हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन सी एल बोथ के साथ, लखनऊ।